बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 2 मार्टायर्स ऑफ पाकिस्तान के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको एक एक चीज़ डिटेल में बता सकूं। सबसे पहले हमारे पास ग्लोसरी आती है। ग्लोसरी में है वर्ड्स मीनिंग। बटालियन कहते हैं फौजी दस्ता, ठीक है। अ लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के एक बहुत बड़ा सिपाहियों का ग्रुप, दस्ता बटालियन। असाइन किसी को जिम्मेदारी सौंपना। टू गिव समवन अ पर्टिकुलर जॉब के किसी को मखसूस जॉब सौंपना, काम सौंपना। इविक्ट निकालना। टू फोर्स समवन टू लीव किसी को मजबूर करना कि वो वहाँ से निकल जाए या चला जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्टायर डम। मार्टायर डम शहीद होना। डेथ ऑफ अ मार्टायर के एक शोहदा की मौत। कमीशन द पोजीशन ऑफ एन ऑफिसर इन द आर्मी के एक जो फौजी है उसकी जो पोजीशन होती है फौज में उस ऑफिसर की, वो उसे कहते हैं कमीशन। वेलर बहादुरी, ग्रेट करेज बहादुरी। कॉकपिट एन एरिया इन अ प्लेन वेयर द पायलट सीट, प्लेन के अंदर वो जगह जहाँ पे पायलट बैठता है। एब्सकॉन्डिंग फरार होना। टू लीव हर्डली और सीक्रेटली यानी कि छुपके से और तेज़ी से फरार हो जाना। और मैंने ट्रांसलेशन में आपको बताया था कि एब्सकॉन्डिंग की टर्म क्यों आई है, क्योंकि जो मतीउर रहमान था वो ये उसके लिए आई थी कि वो फरार हुआ था जब जंग हुई थी। मैंने थोड़ी सी आपको बैक स्टोरी वहाँ पे बताई थी। अब यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट उसको नहीं करूँगी। रेस्ट फोर्सिबली पुल फ्रॉम अ पर्सनस ग्रेस्प कि किसी चीज़ का जो है उसको ज़बरदस्ती किसी पर्सन से उस चीज़ को खींचना या छीनना। डेलिबरेटली जानबूझकर। ऑन पर्पस इंटेंशनली, ठीक है, कि जानबूझकर या इरादी तौर पर उस चीज़ करना। पोस्टह्यूमसली मरने के बाद। हैपनिंग आफ्टर समवंस डेथ किसी के मरने के बाद उस चीज़ का होना। रेवरेंस इज़्ज़त एहतराम के साथ। ग्रेट रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, ठीक है, इज़्ज़त एहतराम के साथ और एडमायरेशन यानी कि हम जो किसी के अप्रिशिएट किसी को करते हैं वो एडमायर करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी एक्सरसाइज ओरल कम्युनिकेशन स्किल। अ स्कूल काउंसलर हेल्प स्टूडेंट्स इन स्कूल रोल प्ले द डायलॉग बाय परफॉर्मिंग द रोल्स। अब यहाँ पे जो काउंसलर के बारे में आया कि जो काउंसलर है वो बच्चों को गाइड करे, उनकी हेल्प करे। काउंसलर बेसिकली कहते हैं जो स्कूल्स में होते हैं कि जो बच्चों को कोई भी अगर प्रॉब्लम पेश आ रही है तो उनसे उनकी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट है अस्सलाम वालेकुम सर, स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम सर। काउंसलर वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट हाउ कैन आई गेट इनटू द स्कूल आई वांट इन द फ्यूचर कि किस तरह से जो है मैं एक अच्छे अदारे का इंतखाब कर सकता हूँ जो कि मुझे मुस्तकबिल में जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। काउंसलर आगे से रिप्लाई करते हैं रिमेंबर दैट देयर आर मैनी गुड स्कूल्स, याद रखो कि बहुत से अच्छे स्कूल्स हैं। इफ़ यू ओनली अप्लाई टू वन स्कूल, अगर तुम सिर्फ एक स्कूल के लिए अप्लाई करोगे यू मे नॉट गेट इन, तो हो सकता है कि तुम ना कर सको एंड विल बी डिसअपॉइंटेड और तुम मायूस हो जाओ। फिर स्टूडेंट कहता है हाउ कैन आई चूज़ द राइट स्कूल फॉर मी, कि मैं किस तरह से अपने लिए एक अच्छे स्कूल का इंतखाब कर सकता हूँ। काउंसलर डू योर रिसर्च, अपनी तहकीक करो। रीड एज मच एज यू कैन अबाउट योर फेवरेट स्कूल्स, जितना हो सकता है अपने पसंदीदा स्कूल के बारे में पढ़ो। ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर लुक फॉर ईच स्कूल स्ट्रेंथ अबाउट आल्सो नोटिस द वीकनेस दैट ईच हैज़, हर स्कूल की स्ट्रेंथ उनकी ताकत के बारे में यानी कि उनकी अच्छाइयों के बारे में देखो एंड वीकनेस और उनकी कमजोरियों के बारे में देखो। ऑल स्कूल हैव प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब है नुकसान और फ़ायदे, ठीक है, कि तमाम स्कूलों के फ़ायदे और नुकसानात होते हैं। इवन योर फेवरेटिज़, हत्ता कि तुम्हारे हो सकता है जो पसंदीदा हैं उनके भी हों। रीड ऑल अवेलेबल ब्रोशर्स इंफॉर्मेशन, तमाम जो मालूमात उन्होंने अपने स्कूल के बारे में दी होगी या तुम्हें मिले उसके बारे में उन्हें पढ़ लेना। स्टूडेंट हाउ कैन आई मेक माई एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग, कि मैं किस तरह से अपनी दरख्वास्त को मजबूत बना सकता हूँ, यानी कि ये वो वाली एप्लीकेशन की बात हुई जो उसने एडमिशन के लिए अप्लाई करनी है। काउंसलर वेल यू वांट टू साउंड एज अथेंटिक एज पॉसिबल फॉर कॉलेजेस टू गेट टू नो द रियल यू, कि उन्होंने ये कहा है कि जितना हो सके अपने बारे में ऑथेंटिक बताना जितने तुम रियल हो। लिस्ट ऑल योर अकम्पलिशमेंट्स, अपनी उन तमाम कामयाबियों की लिस्ट बनाओ। एंड आउट ऑफ स्कूल, जो स्कूल में तुमने की है। इफ़ यू हैव वॉन एनी अवार्ड, अगर तुमने कोई भी इनाम या तमगा जीता है। राइट देम डाउन, तो उनको लिखो। स्कूल कंसिडर दीज एज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो स्कूल्स होते हैं वो इन चीज़ों को बहुत अहमियत देते हैं। इफ़ यू हैव अ स्पेशल टैलेंट और स्किल, अगर तुम्हारे पास कोई स्पेशल टैलेंट है या स्किल है, हुनर है, पुट इट ऑन योर एप्लीकेशन, उसको अपनी एप्लीकेशन में लिखो। बट रिमेंबर नेवर एग्जैजरेट, मगर मुबालगा राय से काम ना लेना यानी कि झूठ से काम ना लेना। यू हैव टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल, जितना हो सके ऑनेस्ट रहना, ईमानदार रहना। अबाउट व्हाट यू कैन एंड कैन नॉट डू, जो तुम कर सकते हो और जो तुम नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स फिर आगे से रिप्लाई करता है
हाउ शुड आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर अ कॉलेज इंटरव्यू, कि मैं अपने जब कॉलेज का इंटरव्यू देना उसके लिए खुद को कैसे तैयार कर सकता हूँ। आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल बी पंक्चुअल, सबसे पहले तो पंक्चुअल रहना, वक्त के पाबंद रहना। अराइविंग लेट लीव्स अ टेरिबल इंप्रेशन, के जो है वो लेट पहुँचना एक बहुत खौफनाक तासुर देता है। द इंटरव्यूअर माइट थिंक दैट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एनफ, जो इंटरव्यूअर है ये सोच सकता है कि तुम जिम्मेदार नहीं हो। इफ़ यू डिड नॉट शो अप टू एन इंटरव्यू ऑन टाइम, अगर तुम इंटरव्यू टाइम पर नहीं दोगे। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू लुक कॉन्फिडेंट, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि तुम कॉन्फिडेंट नज़र आओ, एंड कॉन्फिडेंट नज़र आओ, पुरअतमाद नज़र आओ, एंड प्रोफेशनल और पेशा वराना। ड्रेस नीटली, अच्छा लिबास साफ़ सुथरा पहना, एंड फॉर्मली। और यू शुड शो दैट यू आर सीरियस, तुम्हें ये दिखाना है कि तुम संजीदा हो इन गेनिंग एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एंड हेयर आर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ मेजर तुफैल मोहम्मद। मेजर तुफैल मोहम्मद की अचीवमेंट यानी कि कामयाबी क्या थी, उन्होंने क्या हासिल किया। मेजर तुफैल मोहम्मद वाज अवॉर्डेड द निशान हैदर, पाकिस्तान हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, के निशान हैदर, जो हाईएस्ट पाकिस्तान का सबसे आला फौजी एजाज़ था, वो मेजर तुफैल ने उनको उससे नवाजा गया, और ये इनकी कामयाबी थी। इन 1958 ही वाज पोस्टेड टू ईस्ट पाकिस्तान एज द कंपनी कमांडर, और 1958 में वो मशरकी पाकिस्तान पर जो एक कंपनी कमांडर के तौर पर भी तैनात किए गए थे। ये भी उनकी कामयाबी थी कि उनको एज अ कमांडर पोस्ट दी गई कि वो एक दस्ते को लीड करेंगे, फौज के दस्ते को। सेकेंड है, हाउ डिड मेजर तुफैल मोहम्मद रिट्राई टू एनिमी एडवांस, के किस तरह से उन्होंने दुश्मनों से बदला लिया मेजर तुफैल मोहम्मद ने। एनिमी ट्रूप्स वर सक्सेसफुली इवेक्टेड, दुश्मनों के दस्ते को बिल्कुल बहुत कामयाबी के साथ निकाल दिया गया। एंड द एरिया वॉज कैप्चर्ड, और जो एरिया था उस पर कब्जा कर लिया गया। द इंडियंस वर ड्राइवन आउट, और जो इंडिया के थे उनको निकाल दिया गया, वो चले गए। लिविंग 4 डेड, 4 मुर्दा छोड़कर, एंड 3 प्रिजनर्स, और 3 कैदी छोड़ के। वट एक्शंस वर टेकन बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट एक्शंस वर टेकन बाय मेजर तुफैल मोहम्मद। मेजर तुफैल मोहम्मद ने कौन कौन से एक्शंस लिए थे टू गेट द विलेज बैक फ्रॉम इंडियन ऑक्यूपेशन, इंडिया के कब्जे से जो गाँव था उसको छुड़ाने के लिए मेजर तुफैल ने कौन कौन से एक्शन लिए थे। ही डिवाइडेड हिज मैन इनटू 3 ग्रुप्स, उन्होंने अपने नौजवानों को 3 ग्रुप में तकसीम किया। एंड इट वाज डिसाइडेड, और ये तय पाया गया, दैट दे वुड अटैक, के वो अटैक हमला करेंगे ड्यूरिंग द डार्क आवर्स ऑफ 7 अगस्त 1958, के 7 अगस्त 1958 को वो रात की तारीखी में हमला करेंगे। पाकिस्तान आर्मी ट्रूप्स अनसर्कल द इलीगल इंडियन पोस्ट, और जो पाकिस्तानी आर्मी फोर्स थी, पाकिस्तानी आर्मी फोर्स का दस्ता था, उसने इंडिया की जो गैर कानूनी तौर पर उन्होंने अपनी पोस्ट बनाई थी उसको उन्होंने घेरे में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डेजिग्नेशन ऑफ राशिद मिन्हास। राशिद मिन्हास की डेजिग्नेशन क्या थी, उनका ओहदा क्या था। राशिद मिन्हास वज़ा पाकिस्तान एयर फोर्स पायलट, के वो पाकिस्तानी एयर फोर्स पायलट थे, पाक फ़ज़ाइया के पायलट थे। और राशिद मिन्हास वज़ द ओनली PAF पाकिस्तान एयर फोर्स ऑफिसर टू रिसीव द हाईएस्ट वेलर अवार्ड, और राशिद मिन्हास वो वाहिद पाकिस्तानी ऑफिसर थे पाक फ़ज़ाइया के जिन्होंने ये आला बहादरी का अवार्ड निशान हैदर हासिल किया। ही वॉज ऑल्सो द यंगेस्ट पर्सन, और वो सबसे कम उम्र शख्स, एंड द शॉर्टेस्ट सर्विंग ऑफिसर, और सबसे कम उम्र मुद्दत खिदमत करने वाले थे टू हैव रिसीव दिस अवार्ड, यानी कि राशिद मिन्हास वो सबसे कम उम्र खिदमत उन्होंने सिर्फ की थी, और सबसे कम उम्र थी उनकी जिन्होंने ये अवार्ड हासिल किया, यानी कि उस वक्त उनकी उम्र भी बहुत कम थी और उन्होंने बहुत अभी कम खिदमत की थी, अभी ज़्यादा ऐसा समझ लो जॉब पे नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने ये अवार्ड उन्होंने हासिल किया। वट इज़ द डिस्टिंक्टिव अचीवमेंट ऑफ राशिद मिन्हास। अब राशिद मिन्हास की जो क्या नुमाया कामयाबी थी कि राशिद मिन्हास वाज पोस्टह्यूमसली अवार्डेड पाकिस्तान टॉप मिलिट्री ऑनर द निशान हैदर, के मरने के बाद राशिद मिन्हास को फौज के पाकिस्तान के सबसे आला फौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। हाउ वाज राशिद मिन्हास ऑनर्ड फॉर हिज हीरोइक सर्विस, के राशिद मिन्हास किस तरह से अपनी जो है वो हीरोइक सर्विस से उनको इज़्ज़त दी गई। द नेशन रिमेंबर्स राशिद मिन्हास एज अ नेशनल हीरो, के जो कौम है वो राशिद मिन्हास को एक कौमी हीरो के तौर पर याद रखती है विद रेफरेंस इज़्ज़त एहतराम के साथ। ड्यू टू हिज ब्रेवरी, उनकी बहादुरी की वजह से, एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस, और उनकी अजीम कुर्बानी की वजह से। राशिद मिन्हास वाज पोस्टह्यूमसली अवार्डेड, के राशिद मिन्हास को मरने के बाद नवाजा गया पाकिस्तान टॉप मिलिट्री ऑनर, के जो पाकिस्तान का सबसे आला फौजी एजाज़ है निशान हैदर, उसके
साथ। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर मिलिट्री ऑनर्स के फौजी एजाज़ कौन कौन से होते हैं? पाकिस्तान मिलिट्री ऑनर्स इंक्लूड अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी, इट्स ऑब्वियस के जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उनकी बहादुरी की वजह से उनको दिए जाते हैं, एंड डिस्टिंग्विश सर्विसेज और उनकी जो नुमाया खिदमात होती हैं वतन के लिए उनके लिए उनको वो दिए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं? सच एज निशान हैदर है, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड पाकिस्तान का सबसे आला फौजी एजाज़ निशान हैदर है, दैन हिलाल जुर्रत, तमगा बसालत, सितारा जुर्रत एंड इम्तियाज़ सनत, ये वाले अवार्ड्स हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है हु आर द पीपल हु आर अवॉर्डेड मिलिट्री ऑनर्स, कौन कौन से वो लोग हैं जिनको मिलिट्री ऑनर्स से नवाजा गया फौजी एजाज़ से। अब उसमें आते हैं हमारे कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास शहीद। ठीक है, फौजी एजाज़ है तो मतलब कि फौजी को ही मिलते हैं। अब 9 क्वेश्चन है हाउ डू वी पे होमेज, कि हम किस तरह से जो अकीदत पेश कर सकते हैं, हम किस तरह से उनको टू दोज हु डिस्प्लेड मैचलेस करेज टू डिफेंड आवर कंट्री, कि हम किस तरह से अपनी जो है जो फ़ौज के वो वाले हमारे नौजवान जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी उनको किस तरह से अकीदत का नजराना पेश कर सकते हैं। वी पे होमेज टू दोज हु डिफेंड आवर कंट्री, कि हम उनको होमेज पेश कर सकते हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, बाय ऑनरिंग देयर सेक्रीफाइस, उनकी जो कुर्बानियाँ थी उनको इज़्ज़त देकर, एंड रिमेंबरिंग देम, और उनको याद रख के, एज आवर नेशनल हीरोज़, अपने कौमी हीरो के तौर पर विद रिवरेंस, इज़्ज़त एहतराम के साथ, ड्यू टू देयर ब्रेवरी, उनकी बहादुरी की एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस, और उनकी अजीम कुर्बानी की वजह से। अब ये वाला सेक्टर हमारे पास आ जाता है जनाब ग्लोसरी का। अब इसमें हमने क्या करना है कि जो हमें इंग्लिश में उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, उनको एग्जैक्टली जो उनके मीनिंग दूसरे बनते हैं ना, अब वो हमने उनको बताने देखें। जैसे फर्स्ट वन है डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फ़र्क करना। अब डिफरेंशिएट का भी मतलब होता है फ़र्क करना। ट्रोप कहते हैं फौजी को, फौजी ठीक है, सोल्जर भी कहते हैं फौजी को। इलीगल गैर कानूनी, अनलॉफुल भी गैर कानूनी। वायलेट खिलाफ वर्जी करना, और ब्रेक वायलेट खिलाफ वर्जी करना, तोड़ना, तो ब्रेक का भी मतलब है तोड़ना। जर्नेट कहते हैं दस्ती बम को, एंड जो फेंका जाता है, एंड देन स्मॉल बम के एक छोटा बम। वेलर है बहादुरी, और ब्रेवरी भी है बहादुरी। अब इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर कहते हैं उस्ताद, मुअल्लिम, ट्रेनर, सिखाने वाला। तो अ पर्सन हु टीचेस समथिंग, कि वो इंसान के जो कुछ सिखाता है। सिसाइज का मतलब होता है कंट्रोल, ले लेना, छीन लेना, कब्जा कर लेना। तो अब इसका ग्रैब का भी मतलब है कि कब्जा कर लेना, छीन लेना अपनी, और स्नैच का भी मतलब है छीन लेना, और ऑक्यूपाई का मतलब होता है कब्जा कर लेना, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ लेना। ठीक है, अब आप इन तीनों में से जो आपको ईजी लगे ना आप वो वाला कर सकते हैं। एब्सकॉन्डिंग का मतलब है फरार होना, और इसके का भी मतलब फरार होना। और ये एब्सकॉन्डिंग का मैंने ट्रांसलेशन में डिटेल एक स्टोरी बताई थी कि मुतीर रहमान किस तरह से जब एक जंग हुई थी और वो भाग गए थे, फिर किस तरह से वो वापस, और किस तरह से उनको फिर क्यों फरार कहा गया था, मैंने ट्रांसलेशन में सारे आपको स्टोरी बता दी थी। अब क्रैश का मतलब है तबाह होना, और बैश का भी मतलब है कि तबाह हो जाना किसी चीज़ का। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ये MCQs आ जाते हैं। लिटरेरी टेक्स्ट, अगर मैं थोड़ा सा स्पीड से इसलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा पोर्शन है, अगर तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँ आपको। लेकिन अगर आपको लगे कि मेरी स्पीड बहुत तेज़ है तो आप स्पीड को स्लो कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब आ जाता है लिटरेरी टेक्स्ट। लिटरेरी टेक्स्ट यूजुअली कंटेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस दैट आर ऑफन अनयूजुअल इन सम वे एंड आर यूज्ड टू क्रिएट अ स्पेशल इफेक्ट इन अ पीस ऑफ राइटिंग सच एज पोएम, नॉवल, प्ले, स्पीच। लिटरेरी टेक्स्ट वो होते हैं जो हमारी पोएम, नॉवल या प्ले है ना, उसके अंदर स्पेशल वर्ड्स इस तरह के होते हैं कि अगर वो डाल दिए जाएँ तो वो उनको और मज़ीद खूबसूरत बना देते हैं, और रीडर के लिए बहुत ज़्यादा वो एक अच्छा तासुर देते हैं रीडर पे। अब लिटरेरी टेक्स्ट आर ऑफन फिक्शन बट दे कैन आल्सो भी नॉन फिक्शन। अच्छा जी, अब इसमें फिक्शन भी होता है, उन्होंने कहा नॉन फिक्शन भी। फिक्शन देखें वो चीज़ होती है जो हमारे तसव्वुराती बेस पे होती है, जो हमारी इमेजिनेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको देती हूँ, जैसे अब हम बारबीज़ के वो देखते हैं, सिंड्रेला एंड XYZ। अब ये वाली हकीकत में तो चीज़ें नहीं है ना, ये तो एक इमेजिनेशन है। जैसे उनके खूबसूरत से वो एक सिटी बनता है एंड ऑल दैट, तो वो एक इमेजिनेशन है, वो रियलिटी में वो चीज़ नहीं है, तो ये हमारी वो फिक्शन है। सही है, जैसे अब हैरी पॉटर है, वो उसमें जो चीज़ें सारी यूज़ करते हैं वो भी हकीकत में तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो फिक्शन है। ख्यालाती तौर पर जिस तरह से चीज़ें हों वो होती हैं फिक्शन, और नॉन फिक्शन होंगी जो रियलिटी पे बेस करती है, जो रियलिटी में हकीकी ज़िंदगी में वो चीज़ें हैं वो हमारी है नॉन फिक्शन। अच्छा जी, अब नॉवल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज़ आर फिक्शनल राइटिंग, एब्सोल्युटली फाइन। देखिए ना, अब ये नॉवल्स है, जितने शॉर्ट स्टोरीज अब लिखी जाती हैं सारी ये हकीकत में तो नहीं ना, वो एक चीज़ होती है, वो तो ख्याली दुनिया के एक जैसे किरदार होते हैं और ख्याली दुनिया में वो चीज़ें से लिखी जाती हैं।
अब biographies and short stories and academic essays are usually non-literary texts. Some autobiographies have literary value such as The Story of My Life by Helen Keller. अच्छा जी, अब इसमें उन्होंने कहा है कि कुछ बायोग्राफी होती है जो किसी की लाइफ पे मबनी हो। अब उन्होंने कहा कि जो एकेडमिक जो हम बच्चे ऐसे पढ़ते हैं तो वो नॉन लिटरेरी टेक्स्ट है। इसमें एग्जाम्पल आपकी बुक्स भी आ जाती हैं। अब यहाँ पे जो हमारा जो मेन काम है वो अब हमारे हैं जी MCQs। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन है विच टेक्स्ट कंटेन अ राइम स्कीम रिथम और मीटर। कौन सा इनमें से जो है ऐसे नॉवल पोइम या ड्रामा इनमें से कौन सा है कि जिसके जो है वो ये इन सब तीनों चीज़ें उसके अंदर हों। अच्छा, अभी आपने ये बात याद रखें। देखें, सबसे पहले देखें जब ऐसे आता है या नॉवल, हम जब ऐसे नॉवल पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं तो ये तो बहुत लेंथी होते हैं, ठीक है। अब जो राइम स्कीम है ना, राइम स्कीम जैसे उर्दू में एक चीज़ होती है ना, रदीफ, काफिया, मतलब इस तरह से कुछ वो जो वर्ड्स होते हैं। तो इंग्लिश में रिथम राइम स्कीम का मतलब ये है कि जैसे अगर फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन के लास्ट में वर्ड हो, जैसे गेन, फिर रेन, वेन, मतलब इस तरह से मिलते जुलते अल्फाज आते हैं, वो होती है राइम स्कीम। और रिथम भी ये होता है, मीटर, ये हमें पोएम में मिलता है, ये हमें ड्रामा नॉवल ऐसे में नहीं मिलता। अगर आप नॉवल अगर आपने देखे हो तो ऐसे काफ़ी सारी लेंथ में वो लिखे होते हैं, ऐसे तो ऐसे लिखे होते हैं, ऐसे में तो हमें ये चीज़ें नहीं मिलती ना। इस वजह से राइम स्कीम, रिथम और मीटर हमें पोएम में ही मिलता है। सो अब जैसे एक फॉर एग्जांपल जैसे जो सॉन्ग्स बनते हैं, अब सॉन्ग्स आपको पता है ना, उसके अंदर जैसे वो रिथम होता है कि वो कभी फ्लो में ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। मीटर कभी यही होता है कि कहाँ पे थोड़ी सी टोन देनी, कहाँ पे बेस रखनी है। और राइम स्कीम के जब गाने के जैसे अल्फाज मिलते हैं ना, जैसे जो भी मिलते, आना जाना, इस तरह से जब वर्ड्स मिलते जाते हैं तो वो एक गज़ल ही लिखी होती है ना उन्होंने, तो जिसपे वो सॉन्ग को वो करते हैं। तो अब आई थिंक से आपको सॉन्ग के एग्जाम्पल से ये क्लियर चीज़ अब समझ आ गई होगी। अब है एसोप फेबल इज़ अ लिटरेरी टेक्स्ट, के जो एसोप फेबल है क्या वो लिटरेरी टेक्स्ट है। लिटरेरी टेक्स्ट कहते हैं कोई भी चीज़ रिटर्न में लिखी हुई हो। अब एसोप फेबल क्या है, जो एसोप है ना, ये यहाँ पे एक पर्सन का नेम है। ये ना बहुत सेंचुरीज पहले की बात है कि जो ये पर्सन था ये स्टोरी सुनाता था, मतलब कि कहानियाँ ये सुनाता था, एसोप। तो इसने इस तरह से आते जाते रहना, इसने ना स्टोरी सुनाते रहना। तो जब इसकी डेथ हो गई तो फिर लोगों ने क्या किया कि जितनी स्टोरी सुनाता था ना उसको इकट्ठा किया और उसका नाम रख दिया एसोप फेबल। फेबल कहते हैं कहानी को, स्टोरी को। हम स्टोरी कहते हैं ना, स्टोरी कहानी को, तो फेबल भी कहते हैं स्टोरी को। तो एसोप से फेबल के एसोप की कहानी है। तो जो उसकी जितनी कहानियाँ, उन्होंने कहा कि क्या वो लिटरेरी टेक्स्ट है, रिटर्न में है, तो ट्रू है, क्योंकि जो भी स्टोरी है ऑब्वियसली वो लिखी हुई रिटर्न फॉर्म में हमारे पास होती है ना, तो इस वजह से हमारा आ जाएगा ट्रू। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है एनी साइंस फिक्शन इज अ लिटरेरी टेक्स्ट, कि क्या जो साइंस फिक्शन है वो लिटरेरी टेक्स्ट है, क्या वो रिटर्न है। अब देखें, साइंस फिक्शन मैंने आपको बताया, फिक्शन वो होता है जो हमारी इमेजिनेशन बेस पे होता है, ठीक है। हम चीज़ों को बस वो चीज़ें सोचते हैं जो हमारी रियल लाइफ में नहीं होती। अब आप ये देखें, लेकिन एक चीज़ देखें कि कोई भी अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो वो रिटर्न में होगी ना। अगर हम फॉर एग्जाम्पल उसका माइंड पे हम सोचते रहते हैं बस, वो तो फिर एक पर्सन तक महदूद रह जाएगी ना। लेकिन जब वो कोई राइटर है, उसको जब उस चीज़ को लिखता है और उस पर मूवीज़ बनती हैं, तो फिर हमारी आंखों के सामने वो चीज़ें इमेजिनेशन के आते हैं ना, फिर हम उनको और अच्छे से इमेजिन करते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें लिटरेरी होती हैं, मतलब लिखी हुई होती हैं, तो ये ट्रू है। अच्छा, एक चीज़ आपने ये याद रखनी है, यहाँ पे जो ओके रॉन्ग का आएगा ना, आपने इसको हमेशा इग्नोर ही करना है, क्योंकि ये आपको ये एक चीज़ है, क्योंकि ट्रू के साथ हमेशा फॉल्स आएगा। ओके रॉन्ग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये ओके रॉन्ग हम अपनी ऐसी लाइफ में यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसका सिर्फ ट्रू पर ही आपने फोकस रखना है। अब नेक्स्ट है फैंटेसी बिलोंग्स टू द जॉनरा ऑफ। अब जो फैंटेसी है, अब फैंटेसी देखें कौन से, जिस तरह से मैंने आपको फिक्शन का बताया ना कि फिक्शन हमारी इमेजिनेशन है, कि हम चीज़ों को सोचते हैं ख्यालात में, जो हमारी हकीकत ज़िंदगी में उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। सेम इस तरह से फैंटेसी भी वही है। फैंटेसी में भी हम चीज़ों को फैंटेसाइज करते हैं, फैंटेसी की दुनिया में, अच्छा बारबी, सिंड्रेला, ये वो एक्स वाई ज़ेड, तो ये भी हमारी फैंटेसी और फिक्शन हमारा सेम है। तो ये फैंटेसी भी किससे बिलोंग करता है, फिक्शन से, नॉन फिक्शन से नहीं करेगा, क्योंकि इसमें तो हकीकत चीज़ें होती हैं, नॉवल और पोएट्री भी नहीं, तो ये हमारा फिक्शन है। अब नेक्स्ट है फंक्शनल टैग्स सच एज मेमोज, नोट्स, ब्रोशर्स, क्या है, अब ये हमारे नॉन फिक्शन है। अब देखें नॉन फिक्शन कैसे हुए, ये जो मेमोज, नोट्स, ब्रोशर्स है ना, ये जिस तरह से थोड़े छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं, बिजनेस आपने अक्सर देखे उनके टेबल पर उन्होंने अपने कार्ड्स रखे होते हैं अपने हवाले के लिए, तो वो एक हकीकत चीज़ होती है ना, मतलब कि नॉन फिक्शन होती है। ये नोट्स, मेमोज सारे वही हैं। फिर इसके अलावा फ्लायर्स बड़ी बड़ी जो होती हैं, इस तरह से जो अपने कमर्शियल चीज़ों को देते, तो ये हमारे होते हैं फंक्शनल टेक्स्ट, उनको कहते हैं। तो ये नॉन फिक्शन है कि उनका हकीकत में ताल्लुक होता है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाती है वोकैबुलरी जी, मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स। द मेन वर्ब एक्सप्रेसेस द मेन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग द सेंटेंस सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा जुमला जिसके अंदर जो काम करने वाला है, जो सब्जेक्ट है, जो इंसान है, जो काम करने वाला, जो मेन काम वो करता है, वो हमारा होता है मेन वर्ब। अब इसमें एग्जाम्पल बताइए, सईद जम्प्ड ओवर द फेंस, कि जो सईद ने जंप लगाया। अब यहाँ पे आप देखें
उसने क्या काम किया, मेन उसने जंप लगाया, उसने छलांग लगाई, तो ये उसने मेन काम किया, तो ये हमारा हो गया मेन वर्ब। अब नेक्स्ट टाइम, अब द मेन वर्ब में हैव एस ई एस ई डी और आई एन जी एंडिंग और इन्फेक्शंस। अब ये है कि जो हमारे मेन वर्ब हैं वो एंड होंगे, एस आएगा, ई एस आएगा, ई डी और आई एन जी उनके एंड पे आ सकता है। और जैसे जंप्स, ई एस आई, ई डी आई एन जी आ गया। अब मेन वर्ब्स कैन स्टैंड अलोन, कि जो मेन वर्ब है वो अकेला एक लफ्ज़ खड़ा हो सकता है, उसकी समझ आ सकती है। और दे कैन बी यूज विद द हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। एग्जाम्पल, द पायलट वाज हेडिंग टुवर्ड्स इंडिया, के जो पायलट था वो इंडिया की जानिब बढ़ रहा था। अब इसमें देखिए जो वाज आया, वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब आया, और हेडिंग आया मेन वर्ब के। मेन काम वो क्या कर रहा था, वो इंडिया की जानिब जा रहा था, उसके तरफ रुख कर रहा था, तो ये हमारा हो गया मेन वर्ब। और मेन वर्ब से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसे वाज, इज, एम, आर, ये हमारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब जो इसको सपोर्ट करते हैं मेन वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड विद मेन वर्ब्स, के जो हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब के सारे इस्तेमाल होते हैं। दे टेल व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, वो ये बताते हैं कि कौन सा काम कब हुआ। अब देखें यहाँ पे, अब हमें द पायलट वाज, अब वाज है ना कि वो इंडिया की जब बढ़ रहा था, अब हमें टाइम पीरियड बता दिया कि ये माजी में बात हुई थी। दे हेल्प अस मेक नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन, और ये हमारी मदद करते हैं नेगेटिव सवालात, मनफी सवालात और जुमले बनाने में। बिलो आर हेल्पिंग वर्ब्स बोथ प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। अब ये हमारे पास है जी फॉर्म ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और ये है फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये जो है ना, बी, डू, इज, एम, आर, बीइंग, बीन, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, ये हमारे होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। और ये होते हैं फॉर्म्स ऑफ मॉडल, ये दूसरे हैं, ये प्राइमरी हैं, और ये है हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, ये हमारे ये वाले। ये बस आपने एक दफ़ा इनको देख लें तो इंशाल्लाह आपको याद रहेंगे। अब जी, सर्कल द हेल्पिंग वर्ब्स एंड अंडरलाइन द मेन वर्ब्स। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सर्कल करना है हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब देखें, मैंने आपको बताया एक ट्रिक आपने ये याद रखनी है कि हमेशा जो मेन वर्ब होगा ना उससे पहले हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड, मे, हैव, ये इस तरह के जो है ना हमारे ये हमारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब। और जो मेन काम वो बंदा कर रहा है ना, सब्जेक्ट, वो हमारा होता है मेन वर्ब। अब देखिए, शी इज़ राइटिंग अ नॉवल, के वो नॉवल लिख रही है, तो मेन काम वो क्या करी, वो राइटिंग, वो लिख रही है, तो राइटिंग हमारा हुआ मेन वर्ब, और उससे पहले इज हमारा आ गया हेल्पिंग वर्ब। आई हैव बॉट अ विला, के मैंने एक विला खरीदा। अब बॉट मेन काम है कि उसने खरीदा, ये मेन वर्ब हो गया, और हैव उससे पहले आ गया, ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। दे मे नॉट रेजिस्ट, कि वो हो सकता है मज़ाहमत ना करें, रेजिस्ट मेन वर्ब आया, ठीक है, कि मज़ाहमत करना कि वो ना करें, और मे। अब अच्छा, इसमें आप इस मे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था ना कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सवालिया जुमला बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और ये मनफी के लिए भी, तो आप इसको मे नोट भी कर सकते हो मेन हेल्पिंग वर्ब को, और मे भी अकेला कर सकते हो। दे हैव गोन बाय बस, के वो बस के जरिए चले गए। अब देखिए, गोन मतलब कि वो चले गए, ये हमारा हो गया मेन वर्ब, और हैव हमारा उससे पहले आ गया, तो ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। ही डिड नॉट रीड इट, कि उसने नहीं पढ़ा, रीड मेन काम, उसने पढ़ा नहीं, तो रीड हमारा हो गया मेन वर्ब। और उससे पहले देखिए डिड नोट, या जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हम नोट भी साथ कर सकते हैं, तो डिड नोट हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। आई विल आंसर द कॉल, कि मैं जो कॉल है उसका जवाब दूंगी। अब इसमें आंसर मेन काम के वो जवाब देना है, तो ये मेन वर्ब हो गया, उससे पहले विल आ गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। वुड यू स्टे एट होम, कि क्या मेरे घर पे रुकोगे। अब देखिए, हमने पढ़ा था ना कि जो ये है हेल्पिंग वर्ब, ये सवालिया बनाने के लिए, मनफी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ पे देखो ये सवालिया बन गया, वुड हमारा आ गया हेल्पिंग वर्ब, और स्टे यानी कि रुकना है मेन काम है, तो ये हमारा आ गया मेन वर्ब। दे डिड नॉट मेक अ डोनेशन, कि उन्होंने डोनेट नहीं किया। अब मेक मेन काम है कि नहीं किया, ये हो गया मेन वर्ब, एंड डिड नॉट हमारा आ गया हेल्पिंग वर्ब। वी वर बास्किंग इन द सन। अब इसमें देखिए बास्किंग जो उन्होंने मेन काम है ये हमारा हो गया मेन वर्ब, और वर हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। यू आर रीडिंग माई मेल, ठीक है, कि तुम मेरी मेल को पढ़ रहे हो, तो रीडिंग आ गया हमारा मेन, और आर हमारा आ गया हेल्पिंग वर्ब। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पास्ट टेंस है। हमेशा पास्ट टेंस आपने याद रखने का, जो पास्ट टेंस माजी में जो काम हमारा हो गया होता है वो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस इज यूज फॉर एक्शंस एंड इवेंट्स दैट हैपन इन द पास्ट, के जो माजी में हुए। अब एग्जाम्पल है, दे कैप्चर्ड अ विलेज, ही ओपन द डोर, अहमद स्टेप्ड फॉरवर्ड, द वॉर एंडेड इन 1965। अब इसमें ये याद रखें, जो मेन वर्ब हमेशा होता है ना, ये सेंटेंस को चेंज कर देता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में ये लेके जाता है। अब देखिए कैप्चर्ड, अगर ये कैप्चर होता तो ये प्रेजेंट में टेंस जाना था, ईडी साथ लग गया तो ये हमारा पास्ट में चला गया। वर्ब के साथ जब ईडी लगता है तो ये पास्ट में चला जाता है, लेकिन इसकी भी टाइप्स होती हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। अगर तो हमारे वर्ब के साथ ईडी लगता है, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया, तो वो हमारा होगा रेगुलर, और अगर ईडी के
नहीं लगता, कुछ और लग के सिंपल, तो फिर वो हमारा इरेगुलर होता है। अब जो सिंपल पास्ट टेंस इज आल्सो यूज्ड फॉर इरेगुलर एक्शन इन द पास्ट, के जो सिंपल पास्ट टेंस है वो इसलिए भी इस्तेमाल होते हैं, रेगुलर एक्शन जो रोज़मर्रा के काम में होते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे वी लिव्ड इन मदीना, कि ठीक है हम मदीना में रहते थे। अभी रोज़ाना के मामूल उनका काम था होता था, तो अब उन्होंने बताया देखिए ईडी साथ आ गया। दे वेंट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, अब यहाँ पे वेंट देखिए ईडी नहीं आया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक कुछ इस तरह के वर्ब्स भी होते हैं जिनके साथ ईडी हम नहीं लगाते, तो फिर लेकिन उनका पूरा का पूरा चेंज होता है, फिर वो पास्ट की फॉर्म में बनती है। देखिए जैसे गो, वेंट, गॉन है, अब इसकी ये हमारी है। अच्छा जी, अब इसकी फॉर्मेशन क्या है कि अगर तो आपके पास रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब क्या है कि इस तरह से आ रहा है लिव्ड, ईडी साथ लगने से, तो ईडी उसके साथ उसकी जो मेन वर्ब होगा उसके साथ हम ईडी लगा देंगे तो हमारा जो रेगुलर वर्ब बन जाएगा। और अगर इररेगुलर वर्ब है जैसे लर्न द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनकी जो पास्ट की फॉर्म्स है वो याद करनी पड़ेंगी। अब जी फॉर्मेशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस अब किस तरह से, अगर हमने सिंपल माजी का नेगेटिव मुनफी जुमला बनाना है तो हमने डिड नॉट लगाना है, उसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल ही डिड नॉट रेस्ट, उसने रेस्ट नहीं की। देखें ही पहले हमने सब्जेक्ट लगा लिया और हमने ही डिड नॉट उसके साथ लग गया, और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने रेस्ट लगा ली। अब जो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल पास्ट नेगेटिव, अब वाजवर के साथ अगर हमारे पास आ जाए तो फिर हमने प्लस नोट को कैसे लगाना है, दे वर नॉट रेडी। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट हमें उन्होंने कहा जी रीड एंड अंडरलाइन द वर्ब्स दैट एक्सप्रेसेस द पास्ट टेंस, कि अब जो जो पास्ट टेंस को वर्ब रिप्रेजेंट कर रहा है ना उसको अंडरलाइन करना। द चाइल्ड क्रॉस द रोड, के बच्चे ने सड़क को पार किया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमें ये देखना है, अगर तो ईडी साथ लगा हो ना तो सिंपल से फ़ौरन से आपने समझ जाना कि पास्ट फॉर्म की इस्तेमाल हो गई है। अगर ईडी साथ लगा हुआ होगा, एक तो इसका रेगुलर वर्ब का ये फ़ायदा है कि ईडी साथ लगा, आपने फ़ौरन से समझ जाना कि ये पास्ट का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ईडी लगा तो हमें पता लग गया। अब यहाँ पे भी देखिए ईडी है, यहाँ पे भी ईडी है, यहाँ भी ईडी और यहाँ भी ईडी इसके एंड पे है, तो मतलब ये सिंपल सी ट्रिक है, आपने याद रखना कि ये पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है। और ये जो स्पेंट आया ना, स्पेंट हमारा आया है इर्रेगुलर वर्ब में, ठीक है। अब इसकी जैसे फॉर्म होती है स्पेंड, तो ये इस तरह से ये चेंज हो चुका है। अब शी स्पेंट अ वीक इन द वैली, कि उसने वादी में हफ्ता गुजारा, तो ये स्पेंट हमारी पास्ट में गई। ही डिवाइडेड हिज मैन इनटू 3 ग्रुप्स, उसने अपने नौजवानों को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया। अब डिवाइडेड में ईडी लग गया तो ये चेंज हो गया। यू मिस्ड सच अ बार्गेन, कि तुमने बहुत अच्छा जो एक बार्गेन था उसको मिस्ड कर दिया। ही एम्ब्रेस मार्टायरडम ऑन 7 अगस्त 1958, के 7 अगस्त 1958 को उन्होंने शहादत को गले लगाया। राशिद मिन्हास ग्रेजुएटेड फ्रॉम द अकेडमी एज अ पायलट, के अकेडमी से उन्होंने ग्रेजुएशन की, तो ईडी लगा, तो ये हमारे पास्ट टेंस से हमने इनको अंडरलाइन कर लिया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आई थिंक मिस, हाँ ये हिज इंस्ट्रक्टर एक्सरसाइज कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट, कि जो उसका इंस्ट्रक्टर था उसने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया, छीन लिया, तो एक्सरसाइज ईडी लगा तो ये भी हो गया। ही क्रिएटेड अ हिस्ट्री ऑफ लॉयल्टी, कि उन्होंने वफादारी के दास्तान रकम की, ईडी लगा तो क्रिएटेड हो गया। दे फोर्ट ब्रेवली, कि उन्होंने बहादुरी के साथ लड़े, तो अब देखिए ये फोर्ट जो लगा ये हमारा इर्रेगुलर वर्ब हुआ ना, क्योंकि इसके साथ ईडी नहीं आया, तो ईडी तो एक सिंपल है कि ये आपने समझ जाना है, और सेकंड फिर आपको कुछ इर्रेगुलर फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी। अब आ गया जी चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये उन्होंने हमें पॉजिटिव सेंटेंस दे दिए, अब इनको हमने नेगेटिव में करना है। और आपको अब याद है ना कि पीछे हमने पढ़ा था कि हमने डिड नॉट लगाना है और साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब देखें ही वॉन अ मेडल, उसने मेडल जीता, तो ही के बाद हमने सिंपल लगा देना डिड नॉट, और यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है विन। वॉन कि विन फर्स्ट फॉर्म है, ए मेडल, ठीक है। ही डिड नॉट विन अ मेडल, कि उसने मेडल नहीं जीता। आई मेड नोट्स, आई डिड नॉट मेक नोट्स, सिंपल देखें मेड था तो मेक बन गया और डिड नॉट हमने साथ लगा देना। बस आपको ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करनी पड़ेंगी, तो इंशाल्लाह फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। अब जी थर्ड है दे वर्कड इन फील्ड्स, उन्होंने खेतों में काम किया। दे डिड नॉट वर्क इन फील्ड्स, ठीक है, उन्होंने नहीं काम किया। वो एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, वी डिड नॉट एक्सेप्ट द इन्विटेशन, डिड नॉट लगा, एक्सेप्टेड था, एक्सेप्ट बन गया, फर्स्ट फॉर्म लगी है कि उन्होंने दावतनामा कबूल नहीं किया, हमने दावतनामा कबूल नहीं किया। दे पुट एन एम्बार्गो ऑन द आर्म्स सेल, एम्बार्गो कहते हैं पाबंदी लगाना, आर्म्स कहते हैं असले को, तो उन्होंने असले की सेल पर, असले की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी। कितना अच्छा काम किया ना। अच्छा, अब इसका नेगेटिव क्या होगा, दे डिड नॉट पुट एन एम्बार्गो ऑन द आर्म सेल। सिंपल सारा सेंटेंस आपने वैसा रखना है, जब सब्जेक्ट स्टार्ट होगा उसके बाद आपने डिड नॉट लगा देना है। और आपने उसकी देखिए अब इसमें हमें जो है ना वो नहीं मिली थी जो है वो वर्ब की फॉर्म, ठीक है, तो वो हमारा वैसे ही जाएगा, हम इसमें डिड नॉट लगा दी। अच्छा जी, ही स्पोक टू हिज मदर अबाउट इट,
कि उसने अपनी माँ से इस हवाले में बात की। ही डिड नॉट स्पीक टू हिज मदर, कि उसने नहीं की, स्पोक स्पीक बन गया। द टीचर मेड अ स्पीच, के जो टीचर सादा थी उसने तकरीर तैयार की, तो उसकी नेगेटिव क्या होगी? द टीचर डिड नॉट मेक अ स्पीच, कि उन्होंने स्पीच तैयार नहीं की, तकरीर तैयार नहीं की। यू एट सैरिकल फॉर ब्रेकफास्ट, कि तुमने नाश्ते के लिए सैरिकल खाया, तो यू डिड नॉट ईट सैरिकल फॉर ब्रेकफास्ट, अब इसमें जो एट था वो ईट बन गया, एंड डिड नॉट हमारा साथ ही लगा। अच्छा अब अच्छा जी, अब ये हमारे पास आ जाते हैं जी फिल इन द ब्लैंक्स। हमने सिंपल पास्ट टेंस वर्ब की जो है ना, ये ब्रैकेट में जो उन्होंने हमें ये दी हुई है, इनको हमने सिंपल पास्ट टेंस में करना है। अब ये मैंने आपको बताया था कि हमने ईडी लगा देना है एंड देन वो बन जाएंगे, लेकिन कुछ है देखिए, मैनी ईयर्स अगो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, के बहुत साल पहले बहुत मुश्किल था। अब हमने था लगाना है तो फिर माजी का बनना, और था के लिए हमेशा इतना तो आपको पता है कि वाज लगता है। जो बी है ना, बी का मतलब होता है एक चीज़ मौजूदा हालत में हो रही है, तो हमने था लगाना था, इसकी वजह से ये बी जो था वो हमारा फिर वाज में गया। दे फिनिश्ड देयर होमवर्क इन टाइम यस्टरडे, कि उन्होंने कल वक्त पे अपना काम होमवर्क कंप्लीट कर लिया। अब देखिए जो फिनिश है ना, फिनिश के साथ हम ईडी लगा देंगे, ये यानी कि हमारा रेगुलर फॉर्म है। ईडी लगा देंगे तो ये हमारी जो है पास की बन गई। देयर ट्रूप्स केम अंडर हैवी फायर, के जो फौज का दस्ता था वो भारी फायरिंग के जद में आ गया। अब जो काम है, काम की सेकंड फॉर्म होती है केम, पास्ट, फिर केम बन जाती है। व्हेन आई वाज 10 आई वांटेड टू बी अ पायलट, कि जब मैं 10 साल का था तो मैं पायलट बनना चाहता था। अब आपने ये बात या बी का तो सिंपली हमने वाज में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि जब था की बात आएगी ना, था के साथ तो हमेशा वाज ही लगना है। तो माई सिस्टर रोट लॉट्स ऑफ पोस्ट कार्ड ड्यूरिंग हर हॉलीडेज़, कि उसने अपनी छुट्टियों के दौरान बहुत से पोस्ट कार्ड्स लिखे। अब राइट की होती है रोट, सेकंड फॉर्म जो पास्ट की बनती है। ही वी वेंट फिशिंग लास्ट सैटरडे, कि हम लास्ट सैटरडे फिशिंग करने के लिए गए। तो गो की होती है वेंट पास्ट बनाने के लिए, तो फॉर्म्स आपको बच्चे याद करनी पड़ेंगी। एट द एज ऑफ 17 ही ज्वाइंड पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी इन रिसालपुर, के उन्होंने 17 साल की उम्र में पाक फ़ज़ाइया अकेडमी को ज्वाइन किया। अब ज्वाइन के साथ ये ईडी हम लगा देंगे तो हमारा ज्वाइंट बन जाएगा। माई अंकल फोन्ड फ्रॉम सऊदी अरेबिया यस्टरडे इवनिंग, मेरे अंकल ने सऊदी अरेबिया से यस्टरडे इवनिंग शाम को कल शाम कॉल की थी। तो देखिए फ़ोन का हो गया फोन्ड, अब ये ईडी हमारा लग गया। द एंशियंट ग्रीक्स बिलीव्ड इन मैनी डिफरेंट गॉड्स, के जो एंशियंट ग्रीक्स थे वो बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे बहुत से खुदाओं में, ईडी लग गया। आई गॉट अप लेट लास्ट संडे, कि मैं लास्ट संडे लेट हो गया था। तो गेट हमारा हो गया गॉट में, ये इसकी पास्ट फॉर्म थी। अब है सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग, ये आपने सर्कल करने मैंने कोशिश की थी, लेकिन बहुत खौफनाक तरीके से सर्कल हो रहा था, इसलिए मैंने बंडलाइन कर दी, तो आप इसको सर्कल कर लीजिएगा। अब पहला है हॉरिबल, हॉरिबल होता है खौफनाक, कॉजिंग हॉरर वो चीज़ जो खौफ का बाइस बने। सेंसिबल दैट मेक सेंस, ठीक है, वो चीज़ जो सेंस दे, किसी बात का कोई तुक हो, जवाज़ हो, प्रोबेबल कि वो लाइकली टू हैपन, कि जो जिसका एक उम्मीद हो कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। पॉसिबल भी मुमकिन है, एबल बट नॉट सर्टेन टू हैपन, इसकी भी उम्मीद है, मुमकिन है कि चीज़ हो जाए लेकिन कब होगी ये नहीं पता। फॉरगिवेबल माफ़ किया जा सकता है, दैट कैन बी फॉरगिवन, जिसको माफ़ किया जा सकता है। रिस्पेक्टेबल काबिल एहतराम, डिजर्विंग रिस्पेक्ट, के जो इज़्ज़त का डिज़र्व करता हो, हकदार हो। रिवर्सिबल दैट कैन बी रिवर्स, इसको रिवर्स किया जा सके। लेजिबल क्लियर एनफ टू रीड, यानी कि रीड किया जा सके, उसको पढ़ा जा सके, ठीक है। जैसे अब हमारी अक्सर राइटिंग एग्ज़ाम के बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लेजिबल नहीं होती, तो ये वो राइटिंग है लेजिबल, जो पेपर के स्टार्ट पे हमारी पढ़ी जा सकती है तो वो लेजिबल होगी, और इलेजिबल होगी कि जो लास्ट में नहीं पढ़ी जा सकती, ठीक है। अच्छा जी, अब है प्रोसेस ऑफ राइटिंग है पैराग्राफ, के जो एक पैराग्राफ लिखना है उसका प्रोसेस क्या होगा। राइटिंग इज़ अ प्रोसेस, की एक प्रोसेस है, इट हैज़ अ फॉलोइंग स्टेप्स। अब इसके स्टेप्स हैं प्री राइटिंग, सबसे पहले तो प्री राइटिंग के लिखने से पहले आपने सारी चीज़ें सोच लेनी कि आपने किस तरह से उसको लिखना है। देन रिसर्च, और फिर आपने जिस टॉपिक पे लिखना है आपने उसके ऊपर रिसर्च करनी कि आपने जो जो टॉपिक लिखना है उसके ऊपर मटेरियल जो लिखना है वो मवाद आपके पास क्या क्या होगा और या क्या क्या पॉइंट आपने उसमें लिखनी है। फिर ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग में आपने सारे अपनी जो हेडिंग उसके करैक्टर्स जो जो उसके अंदर डालने हैं, जो जो चीज़ें सोचनी है आपने वो लिखनी है। फिर रिवाइजिंग, फिर एक दफ़ा दोबारा से उसको रिवाइज करना, एक दफ़ा दोबारा से देख लेने को कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। एंड देन 5 है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि उसको दोबारा से पढ़ लेना, कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है या कुछ और डाला। एडिट का भी मतलब यही है कि उसके अंदर कुछ चीज़ आपने अगर मिसिंग है ये डालनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे है राइट अ फ्यू पैराग्राफ्स और निशान हैदर एंड इट्स सिग्निफिकेंस, के निशान हैदर पर आपने पैराग्राफ लिखने हैं और उसकी जो अहमियत है उसके बारे में बताना है।
अब ये मैंने एक बहुत कोशिश करके इजी से इजी वर्डिंग में इसको बहुत वर्डिंग मैंने चेंज की है ताकि आपको मुश्किल ना लगे। अब इसमें से आपको अगर लगेगा कुछ ज़्यादा लेंथी तो आप बेशक इसका कोई एक पैराग्राफ जो भी उसको स्किप कर सकते हैं, लाइन को जो अगर आपको लगे लेंथी। अच्छा जी, निशान हैदर मीनिंग मार्क ऑफ द लाइन। निशान हैदर का जो माइनिंग वो है मार्क ऑफ द लाइन के शेर का निशान, ये बहादुरी का जो है निशान है। इस पाकिस्तान हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, ये पाकिस्तान का सबसे आला फौजी एजाज़ है। इट इज़ गिवन टू दोज, उनको दिया जाता है डिस्प्ले एक्सेप्शनल ब्रेवरी के जो बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाते हैं एंड सेक्रीफाइस और कुर्बानियाँ देते हैं इन द फेस ऑफ द एनिमी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वार, दुश्मन के सामने जंग में जो बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ निशान हैदर लाइज नॉट ओनली इन इट्स सिम्बोलिज्म, के जो निशान हैदर की अहमियत है वो सिर्फ इसकी अलामत में नहीं है बट आल्सो इन द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वेलर, बल्कि बहुत ज़्यादा बहादुरी एंड सेल्फलेस इट रिप्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इसका ये अहमियत नहीं है कि जो सिर्फ एक सिंपल सा जो एक तमगा है उसका जो बैच है वो सिर्फ वर्दी पे लगा लिया, नहीं, बल्कि ये उनकी बहुत ज़्यादा बहादुरी को दिखाता है और उनकी सेल्फलेसनेस को, कि सेल्फलेसनेस कि वो अपने बारे में नहीं सोचते, वो अपने मुल्क की बका के बारे में सोचते हैं, वो ये दिखाता है। इट हैज़ बीन अवॉर्डेड टू दोज, उनको दिया जाता है हु हैव डिस्प्लेड ब्रेवरी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाई एंड कमिटमेंट टू देयर कंट्री, और अपने वतन से जो उनकी कमिटमेंट थी उनको उन्होंने निभाया। दिस प्रेस्टीजियस, इतना काबिल इज़्ज़त अवार्ड सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ ऑनर, की जितना जो काबिल इज़्ज़त अवार्ड है ये किस सिंबल है, ये बहादुरी, ये ऑनर, इज़्ज़त की अलामत है, करेज और बहुत हिम्मत हौसले की एंड सेक्रीफाइस और कुर्बानी की फॉर पाकिस्तान एंड इट्स आर्म्ड फोर्सेज, पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानी दिखाई उन्होंने जो अपने आर्म्ड फोर्सेज के लिए दिखाई उसकी ये अलामत है। द रेसिपेंट्स, देखिए रेसिपेंट से मतलब है रिसीव करने वाले, वसूल करने वाले। अगर आपको रेसिपेंट मुश्किल लगता है तो आप यहाँ पे रिसीवर भी कर सकते हैं। द रेसिपेंट्स ऑफ निशान हैदर आर पीपल, के निशान हैदर का वसूल करने वाले लोग वो होते हैं हु हैव मेड सिग्निफिकेंट सेक्रीफाइसेस, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हों एंड शोन अमेजिंग ब्रेवरी, और बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाई हो इन डिफेंडिंग देयर नेशन सोवरेनिटी, अपने मुल्क की इज़्ज़त को बचाने की खातिर उसको की खातिर बहादुरी से मुकाबला किया हो। देयर एक्ट ऑफ ब्रेवरी, के उनके जो एक्ट है बहादुरी का ऑफन गो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, के उनकी जो एक फ़र्ज़ है जो ड्यूटी उससे भी ऊपर की ये वो चीज़ है जो वो करके दिखाते हैं बहादुरी। द स्टोरीज ऑफ दीज ब्रेव इंडिविजुअल्स, की ये जो कहानियाँ हैं इन बहादुर लोगों की, सर्व एज अ सोर्स ऑफ प्राइड, ये एक जो है वो फ़ख्र का काम करती है, फ़ख्र का ज़रिया बनती है एंड इंस्पिरेशन फॉर द इंटायर नेशन, और पूरी कौम के लिए क्या है ये एक उम्मीद का, इंस्पिरेशन का और फ़ख्र का बाइस बनती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ निशान हैदर, ये सिग्निफिकेंस ऑफ निशान हैदर के जो निशान हैदर की अहमियत है एक्सटेंड्स बियॉन्ड मिलिट्री रिकग्निशन, कि ये मिलिट्री एक फ़ौजी तौर पे जो किसी की शनाख्त है उससे भी ऊपर जाती है। इट सर्व्स अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर, ये उनको हमेशा याद दिलाती है ऑफ द सेक्रीफाइस, कुर्बानियाँ की, मेड बाय दोज हु हैव लेड डाउन देयर लाइव्स, ये उनकी याद दिलाती है कि जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी, जान का नजराना दे दिया फॉर द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की खातिर। इट क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स द अनवेयरिंग कमिटमेंट एंड डेडिकेशन, अगर आपके लाइन मुश्किल लगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इट क्लियरली शोज देयर कमिटमेंट्स एंड डेडिकेशन टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़ एंड फ्रीडम ऑफ द नेशन, ठीक है, कि ये मुकम्मल तौर पे इस चीज़ को जाहिर करता है, दिखाता है उनकी अपने वतन से जितनी लगाव है, मोहब्बत है, और उनकी अपने वतन की जो वैल्यूज़ हैं, इक़्तिदार है, उनकी हिफाजत और उनकी आज़ादी की और अपनी कौम की हिफाजत करने की खातिर के जो वो ये करते हैं। निशान हैदर नॉट ओनली इंस्पायर्स, कि जो निशान हैदर है वो ना सिर्फ इंस्पायर करता है एंड यूनाइट, बल्कि मुत्तहिद भी रखता है द पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तानी लोगों को, बट आल्सो अनकरेज, बल्कि उनको एक हौसला अफजा भी देता है फ्यूचर जनरेशन के, जो जनरेशन आने वाली है उनके लिए भी उम्मीद का बाइस बनता है, उनकी हौसला अफजाई करता है टू अपहोल्ड द आइडियल्स ऑफ ब्रेवरी, के वो भी बहादुरी को थामे, सेल्फलेसनेस एंड पैट्रियोटिज्म, के वो हुब्बुल वतनी को थामे और सेल्फलेसनेस के अपने बारे में ना सोचे, अपने वतन की बका के बारे में सोचें। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि हर चीज़ को आपको डिटेल में इजी वर्डिंग में बता सकूं, और वीडियो आई नो कि लंबी हो गई होगी, आपको भी इस चीज़ का पता कि ग्रामर का पोर्शन बहुत सारा था और इस वजह से वीडियो लंबी हो गई है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।